नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन ने बहुत महत्वपूर्ण सीरीज शुरू कर रखी है। विगत परीक्षाओं में जो आरपीएससी ने मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न पूछे थे, जिसके अंदर अपन ने जो प्रथम प्रश्न जो जीके का प्रश्न होता है, उसमें संपूर्ण ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ज्योग्राफी का जो एसएसटी का पेपर होता है, उसमें ज्योग्राफी के जो प्रश्न आएंगे वो भी विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन जीके में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी विस्तार से अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो व्याख्या सहित हल आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आज दूसरे वाला पैटर्न पेपर अपन इसका देख रहे हैं। यह पेपर मुख्य रूप से इसका एक्सप्लेन अपन जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी आरबीसी जो चैप्टर है, आरपीएससी वर्तमान में जो परीक्षा ले रही है, परीक्षा का जो आरपीएससी का बेस है, उसी आधार पे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सभी साथी जुड़े, सर्वा क्लासेज को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। शुरू करते हैं क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से कैसे बना लिया आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के आशियाना बनता है। तो ठीक वैसे ही सतत परिश्रम यदि अपन करते हैं तो हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्नोत्तर सीरीज में मुख्य रूप से पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपके समक्ष आ चुका है पहला प्रश्न, वो है गलत युग्म का चुनाव कीजिए, महासागर और उसका सीमावर्ती। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही पूछा था। तो सीमावर्ती सागर कौन सा है और वो किस महासागर के सीमा पर टच है, तो इसमें से गलत कौन सा है। तो बेरिंग सागर प्रशांत महासागर के सीमावर्ती भाग में पहले भी पूछा था, लेकिन इसके अंदर अपन लिख देंगे उत्तरी प्रशांत। थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे, इसको और ठीक कर लेंगे। प्रशांत याद रह जाता है, लेकिन बेरिंग की बात आती है तो उत्तरी प्रशांत में अपन चले जाएंगे। बाल्टिक सागर की बात आती है तो अटलांटिक, तो इसमें लिख देंगे उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसमें सीमावर्ती एक सागर है। बाल्टिक चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, जिसके अंदर एक और उत्तर की ओर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वाला देश है ना। तो इसको ऊपर लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक। तब लाल सागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर, हालांकि हिंद महासागर का पार्ट है अरब सागर, तो अरब सागर से सीधा जुड़ा हुआ है लाल सागर। तो यदि पूछ ले कि लाल सागर हिंद महासागर के किस सागर से जुड़ा हुआ है, तो अरब सागर से, ठीक है। और फिर पूछ लिया अखोटस्क सागर या ओखोटस्क सागर, यहां लिखा अटलांटिक, यह प्रश्न बिल्कुल यहां बिल्कुल गलत है, यानी यह इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओखोटस्क यह भी उत्तरी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती है, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर, ठीक है ना। इसका सीमावर्ती होने के कारण हम कह सकते हैं कि यहां पे यह युग्म गलत है, ठीक है। देखते हैं मानचित्र, देख लो एक बार, पता लग जाएगा आपको। चलो मानचित्र में अपन देखते हैं, बारी बार से सभी महासागर जो है वो अपने समक्ष दे रखे हैं। तो हम देखते हैं प्रत्येक महासागर, अभी ओखोटस्क मैंने कहा था कि ये गलत हो गया है, तो ये सी यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं कलर ऐसा लें कि वो दिखे आपको, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ये भी नहीं दिख रहा है, तो यहां वाला ये एरिया जो है ये ओखोटस्क है, ठीक है ना, ओखोटस्क सागर। और ये मुख्य रूप से किसका है, तो ये उत्तरी प्रशांत पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना, उत्तरी प्रशांत का हिस्सा है, समझ गए। तो यहाँ ये जापान है, जापान के पास में और इसे एशिया के बीच में यहाँ जो है उसका नाम है जापान सागर, ठीक है। और यहाँ पे बेरिंग सी, यहीं पे है बेरिंग सागर, ये भी आपको कल मैंने बताया भी था, बेरिंग सागर, ठीक है। तो बेरिंग सागर एक प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोटस्क भी किसका है, प्रशांत का है। यहाँ अटलांटिक का बताया प्रश्न में, इसलिए युग्म गलत है। फिर बाल्टिक की बात की अपन ने, तो बाल्टिक, चलो ये उत्तरी यहाँ भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है, यह भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तर अटलांटिक और दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक, यह भूमध्य रेखा ही इन महासागरों को दो पार्टों में बांटती है। तो इसमें अपन चलते हैं, ये अपना फिनलैंड है, स्वीडन और नॉर्वे, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड है ना, स्कैंडिनेविया प्रदेश, इस प्रदेश के बीच में यहां अपन घूमेंगे, ये जल क्षेत्र है, इसको नॉर्थ सी से इधर से अपन डेनमार्क से होते घूमेंगे, तो ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ ये वाला भाग है, ये है बाल्टिक सागर,
तो बाल्टिक सागर है ये, और ये बाल्टिक सागर मुख्य रूप से ये वाला, तो ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा है। समझ गए? तो आपको इजीली इसमें महा जो सागर है वो आपको पता लग जाएगा। फिर यहाँ लिखा है यह अपना हिंद महासागर, हिंद महासागर, उसमें मुख्य रूप से यह अरब सागर, अभी मैंने कहा था अरब सागर से सीधा जुड़ा हुआ है, अरब सागर लाल सागर का हिस्सा है, फिर सॉरी हिंद महासागर का हिस्सा है, और अरब सागर से होते हुए मुख्य रूप से ये रेड सी लाल सागर, तो ये हिंद महासागर का भाग है। अब यहाँ भूमध्य सागर आता है मुख्य रूप से, तो यहाँ मिस्र का एक भूमि है जिस पर मुख्य रूप से एक नहर का निर्माण यहाँ किया गया है। ये नहर बड़ी महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर। तो विस्तार से क्लास देखने के लिए क्लास 12 की संपूर्ण सिलेबस हमने डाल दिया है, तो वहाँ पे विस्तार से इसकी व्याख्या है, तो आप जरूर देख करके इसका पता लगा सकते हैं कि स्वेज का क्या महत्व है। 160 किलोमीटर लंबी नहर है, मिस्र की भूमि को मुख्य रूप से काट करके नहर का निर्माण किया गया है, जो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। लाल सागर से अरब सागर होते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो मुख्य रूप से है सीधे यूरोप से जुड़ते हैं। पहले केप ऑफ गुड होप होते हुए इधर से आसांतरिफ होते हुए जलियानों को गुजरना पड़ता था, तो लगभग 6400 किलोमीटर लंबी दूरी एक्स्ट्रा होती थी, तो काफी ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता था। अब सीधा ये रास्ता खुलने से 1869 में रास्ता खुला, उसके बाद से ये सीधा व्यापारी यूरोप के साथ में होने लगा। यही एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है इसके आसपास में, तो काफी चर्चा में भी है, मैंने बताया था चर्चा भी की होगी, आप भी इससे विदित होंगे कि वर्तमान में चल रहा है ईरान के साथ में मुख्य रूप से युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है किसका। तो ईरान के साथ में एक साइड में अमेरिका हो रखा है, और अमेरिका के साथ साथ में यहां कौन सा भाग है, देखो कभी कभार वही तो होता है ना, जीभ आटा खा जाती है। तो ईरान का भूमि मुख्य रूप से अपन देखते हैं ये वाली एरिया है, ये पूरा पूरा एरिया जो है ये ईरान की भूमि है, ठीक है। और इसके साथ में मुख्य रूप से यहूदियों का प्रमुख देश है जिसके साथ में युद्ध चल रहा है। देखो ये क्या दिमाग हो गया कभी कभार, तो इजराइल है ना इजराइल, और तो ये यहाँ पे इजराइल की भूमि है मुख्य रूप से, ये टर्की है, ये इजराइल है। तो काफी जगह यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुल्गारिया रोमानिया है, ये टर्की है, तो इसके पास में यहाँ वाला एरिया इजराइल का है। तो ये एक यहूदी देश है। अब इसके बीच में काफी लफड़ा चल रहा है, इन दोनों की आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरी ओर से लड़ाई को आग लगाने का काम किया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। तो ट्रंप क्या करता है कि इसके प्रमुख इन अरब कंट्रीज जितने भी है, चाहे इराक है ना, चाहे सऊदी अरब है, चाहे ओमान है, चाहे मस्कत है, चाहे कुवैत है, इन भागों में इसके प्रमुख सैनिक अड्डे हैं। तो इसके माध्यम से ये चाहता है अमेरिका की ईरान के अंदर जो परमाणु आयुध बनाने की आशंका है इसको रोका जाए, इसलिए इसको प्रेशराइज करके मुख्य रूप से कोशिश की गई है कि इसको यहीं रोकेंगे। और इजराइल ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन हालांकि युद्ध प्रॉपर चल रहा है, आज 10-15 रोज हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि युद्ध लंबा चला जाएगा, क्योंकि सोचा था कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच में 2022 के अंदर ये जो युद्ध चला था फरवरी के अंदर, तो ऐसा लगा था कि वास्तव में 4 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन नाटो देशों का समर्थन, अमेरिका का समर्थन, और रूस और यूक्रेन को आज पांचवां साल चल रहा है, प्रॉपर युद्ध उसी रूप में चल रहा है। हालांकि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इससे एक देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था, उसके पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था, जान माल का नुकसान, यहाँ की मानव समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो मेरा यह मानना है कि इस युद्ध को तुरंत रोक देना चाहिए, आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके समझौता कर लेना चाहिए। इस आज के इस आधुनिक युग में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि सबके पास में इस तकनीकी दुनिया में बहुत कुछ है। क्योंकि लोगों ने नहीं सोचा था कि ईरान इस प्रकार से अमेरिका और इजराइल के समक्ष टिक पाएगा, लेकिन अब तक टिका हुआ है। तो किस बेस पे टिका हुआ है, तो ये उसकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, उस बेस पे भी वो टिका हुआ है, तो कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने ईरान का नाम क्यों लिया, तो इसका कारण है कि यहाँ जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, इसके बीच में एक जगह है जो काफी चर्चा में रही है। इस जगह का नाम है होर्मुज जल क्षेत्र, और होर्मुज जल क्षेत्र है, इसको मुख्य रूप से
ईरान का ये आर्थिक अनन्य क्षेत्र है, यहाँ वाला, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इधर ओमान आ गया और इधर यहाँ फारस की खाड़ी आ गई। अब संपूर्ण विश्व का जो तेल का लेन देन होता है इसी रास्ते से होता है, इसी रास्ते से तेल का लेन देन होता है। अगले कालांश में विस्तार से बताऊंगा कि यहाँ इस खाड़ी के आसपास की मिट्टी लाल क्यों पाई जाती है ना। क्योंकि इधर से अपन एक चीज देखेंगे, यहाँ पे रक्त वर्षा भी होती है ना। इस प्रदेश में यहाँ से एक हवा चलती है फ्रांस से, अपने अफ्रीका से, और उसके साथ साथ में जब ये इटली में उसकी बारिश होती है तो रक्त वर्षा कहते हैं, उसको विस्तार से कभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल होर्मुज जो है वो तेल क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन होर्मुज के ऊपर अधिकार ईरान का है। तो ईरान ने मुख्य रूप से इसको बंद कर दिया है किन देशों के लिए, जो उसके खिलाफ है उनके लिए। तो विश्व आज अपन देखते हैं कि संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गैस का संकट है, तेल का संकट गहराता चला जा रहा है ना। तो ये है वो होर्मुज जल क्षेत्र, ठीक है ना। इसलिए चर्चा में है और विस्तार से कभी चर्चा करेंगे इस पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देख रहा ध्यान से कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है, पवन की क्षैतिज गति का अभाव पाया जाता है। 4 जगह दे रखी है, शांत का पूछा है। शांत स्थिति रहती है तो शांत से ही आपको इसका उत्तर मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक जगह है जिसको डोल्ड्रम कहा जाता है, डोल्ड्रम कहते हैं या शांत पेटी कहते हैं पृथ्वी की। यह शांत पेटी कौन सी है, यहीं से इसका उत्तर निकल जाता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा मैं। तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, दक्षिणी गोलार्ध में 50 से 60 के बीच, या दोनों गोलार्धों में 80 से 90 के बीच। तो इसका राइट आंसर है वो है पहला, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। हालांकि वास्तविक इसके अंदर जो आता है विभिन्न ऑथेंटिक बुक्स में वो 5 से 5 डिग्री आता है। 5 डिग्री से 5 डिग्री वाला जो क्षेत्र है जिसको ITC-Z कहता है, भूमध्य रेखीय न्यून अवदाब पेटी, जहां पर हवाएं शांत रहती है। यहाँ दोनों तरह की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है, इस कारण इस पेटी को डोल्ड्रम कहा जाता है, शांत पेटी कहा जाता है। समझ गए। तो पहला बिंदु जो है इसमें राइट माना जाएगा, क्योंकि 10 से 10 इसमें लिखा है तो लगभग इसके आसपास यही है, ठीक है ना। इसमें 5 से 5 आता है लगभग NCERT के अंदर। तो इसको यदि अपन देखेंगे तो यहां मैं आपको अभी बता देता हूं कि यह शांत पेटी जो है मुख्य रूप से किस भाग के अंदर है। शांत पेटी जो मुख्य रूप से किस भाग में है अभी आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना आप। यह मान लिया अपनी पृथ्वी है ना, और इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा डाल देते हैं अपन बीचों बीच। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा डाल दी अपन ने। इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ यदि इसको बीच में है क्या, ये बीच में आ गई, ठीक है। उसके बाद में इसके दोनों तरफ यदि अपन देखते हैं तो यहां है 5 डिग्री उत्तर और यहां 5 डिग्री दक्षिण, दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 दक्षिण का बीच का ये जो क्षेत्र है 5 से 5 डिग्री वाला, इस भाग को ITC-Z है ये, है ना, उष्ण कटिबंधीय न्यून अवदाब पेटी। और इस भाग में हवाएं शांत रहती है, हवाएं शांत रहती है न्यून दाब का केंद्र होने के कारण। इसी कारण इसको डोल्ड्रम कहा जाता है, डोल्ड्रम पेटी कहते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। ये न्यून अवदाब पेटी है। इस भाग में मुख्य रूप से जो हवाएं चलती है मेरे साथियों, वो चलती है व्यापारिक पवनें, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्र से व्यापारिक पवनें यहाँ चलती है। यह व्यापारिक पवनें मुख्य रूप से यदि अपन बात करते हैं इन पवनों की, तो ये व्यापारिक पवनें क्या करती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि किस भाग से चल रही है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से चल रही है। यानी यहां अपन देखेंगे ना तो इस भाग का ये वाला जो क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र है। विस्तार से क्लास और देखना, आप मैं बताऊंगा आपको। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, ठीक है ना, उच्च दाब यहां से पवनें चलती है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण अपनी मूल दिशा से किस दिशा में विमुख होती है। तो मूल दिशा में राइट हैंड आपका यह है,
इसका मतलब किस ओर होती है, राइट हैंड की ओर यानी दाईं ओर, ठीक है ना। तो इधर ये इधर आनी चाहिए थी, इसकी वास्तविक दिशा जो है वो ऐसे इधर आती तो यहां से इस ओर हो गई। तो मूल दिशा से दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और सॉरी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा से ये किस ओर हो गई, इस ओर, तो अपने बाईं ओर। समझ गए। इस प्रकार से इसमें विमुख यानी विस्थापन हो जाता है इन पवनों के अंदर। तो समझ गए। तो विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, वायदा पढ़ाऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखना। तो ये जो 5 से 5 वाला जो क्षेत्र है ये इसको डोल्डम या शांत पेटी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को, और 16 सितंबर है उसको विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारण से ताकि विश्व के अंदर ओजोन में हो रहा जो छेद है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। अब ओजोन में छेद का मतलब है O3 के 3 एटम जो है उसके साथ में CFCS गैस की जब क्रिया होती है, क्लोरीन या फ्लोरीन गैस की क्रिया इसके साथ होती है, तो ये ऑक्सीजन के 3 एटम में ये टूट जाती है, और या ऑक्सीजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु, एक अणु एक परमाणु में टूट जाती है। इस प्रकार से इसकी सांद्रता घट जाती है। इसको कहते हैं ओजोन का छेद होना, ओजोन परत में छेद होना। ठीक है ना। अब ओजोन लेयर मुख्य रूप से पाई कहां जाती है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले क्लास डाल दी है कि समताप मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर मुख्य रूप से 10 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, और अधिकतम सांद्रता सिर्फ जगह पूछ ले तो 22 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन 16 सितंबर। अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2023 जो आर्थिक सर्वे के आधार पर मुख्य रूप से वैश्विक जनसंख्या जो जारी की गई थी उसके अनुसार, तो हम देखते हैं इनकी जनसंख्या में सही क्रम कौन सा है। तो यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, बांग्लादेश है, मिस्र है। तो इनकी जनसंख्या का यदि अपन वास्तविक आंकड़ा देखते हैं तो मुख्य रूप से जैसे हम बात करते हैं लगभग 21 करोड़ के आसपास में जनसंख्या है जो बांग्लादेश की है ना। इसके बाद में यदि अपन जापान की बात करते हैं तो 12 करोड़ के आसपास में। इसके बाद में यदि अपन मिस्र की बात करते हैं तो लगभग 11 करोड़ के आसपास में, और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो लगभग 4 करोड़ के आसपास। यह आंकड़ा 2023 के अकॉर्डिंग था, इसलिए इसमें सबसे अवरोही पूछा है। इसका मतलब सबसे जनसंख्या में इन चारों में से बड़ी से छोटी संख्या है ना, इस रूप में अपन देखेंगे। तो सबसे बड़ी जनसंख्या हुई बांग्लादेश की, इसमें पहला ऑप्शन सी। दूसरा आ गया इसके अंदर, दूसरी बड़ी है जापान, दूसरा बी, तीसरा डी, चौथा ए। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, जनसंख्या है ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। चौथा प्रश्न आता है कि निम्न में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। अब हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है कौन सी इनमें से, गौरीशंकर है, मकालू है, नामचा बरुआ है या धौलागिरी है। तो सबसे पश्चिमी चोटी की बात इनमें से पूछ ली जाए तो सबसे क्रमशः चोटियों को यदि अपन मैं आपको विस्तार से बता दूं कि प्रमुख चोटियां क्रमशः इस प्रकार है। तो अब देखो इसके अंदर मैंने डायग्राम बना लिया है कि 2 मिनट कम लगे आपकी। अब इसमें पूछा है गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरुआ और धौलागिरी। ठीक है। तो सबसे पश्चिमी पूछ लिए, सबसे पश्चिमी चोटी पूछ लिए। तो भारत के अंदर ये अपन चलते हैं तो भारत में स्थित मुख्य रूप से महत्वपूर्ण चोटी जो भारत की है वो मान जाती है K2 है ना, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गोडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत जो कश्मीर है जो भारत का हिस्सा है उसमें मुख्य रूप से यह है गोडविन ऑस्टिन। 8,711 मीटर ऊंची है। ठीक है ना। लेकिन यहां जो चोटियां पूछी है इसके अंदर नामचा बरुआ जो है यह चोटी मुख्य रूप से भारत में है। बाकी 3 चोटियां जो है गौरीशंकर, मकालू और धौलागिरी
ये तीनों चोटियां मुख्य रूप से किसमें, नेपाल हिमालय के अंदर, समझ गए, ये तीनों नेपाल हिमालय हैं। अब नामचा बरुआ जो मुख्य रूप से भारत की पूर्वी चोटी यहाँ पे है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल के अंदर है, और 7,557 मीटर के आसपास में है, कहीं 55 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई है एग्जैक्ट, तो देखेंगे अपन। फिर आता है इसमें अंदर मकालू, तो नेपाल हिमालय के अंदर मुख्य रूप से मकालू चोटी जो है, ये हम इधर से चलते हैं तो भूटान देश है यहाँ पे, तो भूटान और नेपाल की सीमा पर मुख्य रूप से कंचनजंगा, उसके बाद में आता है नेपाल के अंदर मकालू, मकालू के बाद में चोटी आती है माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की और हिमालय की। उसके बाद में आती है, कहीं आजकल इसका 8,850 भी आता है कई बुक्स में, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, आंतरिक दृष्टि से हिमालय आज भी कैसा है, सक्रिय। फिर आती है माउंट एवरेस्ट के बाद में अन्नपूर्णा, फिर आती है इसके अंदर गौरी शंकर यहाँ, तो ये भी नेपाल में ही है, और फिर आती है धौलागिरी। तो इसके अंदर अपन को जो पूछी गई है इसमें धौलागिरी सबसे पश्चिम में हो गई इसके अंदर, तो राइट आंसर इसका धौलागिरी हो जाएगा सबसे पश्चिम में। फिर पूछिए नामचा बरुआ जो यहाँ आ गई सबसे पूर्व में, फिर पूछिए मकालू, तो मकालू मुख्य रूप से यहाँ एवरेस्ट है और कंचनजंगा के बीच में आ जाएगी। फिर पूछिए इसके अंदर अपनी गौरीशंकर जो है वो मुख्य रूप से अन्नपूर्णा और धौलागिरी के बीच में गौरी बैठी है, समझ गए। तो सबसे पूरी पूछे तो धौलागिरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चोटियों का क्रम है, विस्तार से क्लास भी अपनी डाली हुई है, वहां से आप देख लेंगे। फिर आता है पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं या शाखाएं हैं, तो ये ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये ब्राह्मणी नदी जो है मुख्य रूप से शंख व कोयल नदियों के संगम से मुख्य रूप से बनती है, और इसकी सहायक नदियों के अंदर मुख्य रूप से पूर्णा है, इसकी सहायक मुख्य रूप से ये गिरना, और गिरना की सहायक मुख्य रूप से है पंजारा और पूर्णा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से है, तो ये किसकी सहायक है, ब्राह्मणी की, ठीक है ना। ध्यान से इसकी क्लास भी मैंने डाल दी है, विस्तार से चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी। तेंदु, बेर, खेर किसके सामान्य वृक्ष है, तो यहां पूछा है केर, तेंदु, खेर किसके सामान्य है, तो आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कंटीले या पर्वतीय वन। जब बात खेर की आ गई है इसके अंदर, समझ गए, तो खेर की बात आ गई है तो पर्वतीय वन तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और मुख्य रूप से यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कंटीले की बात आती है तो पश्चिमी भारत में है, तो पश्चिमी भारत में कंटीले वन है, तो इसके अंदर खेर कंटीला, लेकिन इसके अंदर बेल और तेंदु नहीं है। तेंदु की पत्ते पेड़ के पत्तों से बीड़ी बनती है मुख्य रूप से, और राजस्थान में अपन पहुंचते हैं तो पूरी राजस्थान के अंदर ये वृक्ष पाया जाता है, जहां मुख्य रूप से लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश होती है उस भाग में। तो इसको वन किस में रख लेंगे, इसको रख लेंगे शुष्क पर्णपाती वन, किस में शामिल हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वनों में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शुष्क पर्णपाती। फिर है इड्डू की जल विद्युत परियोजना का कहां अवस्थित है। अब जल विद्युत परियोजनाएं जब आती, इड्डू की पूछ लिया तो महाराष्ट्र स्टेट पूछा, सिंपल पूछा एकदम से, तो राइट आंसर इसका है केरल के अंदर है। पेरियार जो नदी है उस पर, पेरियार नदी पर बांध बना हुआ है मुख्य रूप से, और 1970 में यह बांध बनाया गया था, और केरल को मुख्य रूप से इससे विद्युत आपूर्ति होती है और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी, तो उस पर है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केरला, ठीक है ना। तो पेरियार नदी पर यह बांध है, 1970 में बांध परियोजना प्रारंभ की गई थी, और इस बांध से मुख्य रूप से केरल को विद्युत की आपूर्ति और जल आपूर्ति होती है, तो याद रह जाएगा केरल के अंदर। फिर पूछा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, परमाणु शक्ति केंद्र राज्य केगा कर्नाटक राइट आंसर है। नरोरा उत्तर प्रदेश का परमाणु है। 6 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार महाराष्ट्र,
कलपक्कम तमिलनाडु। तो इसमें काकरापार जो है ना ये गुजरात का है, ठीक है ना। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें 3 नंबर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से अपने पास में कितने हैं, अपन भारत के मानचित्र में परमाणु संयंत्र देखते हैं। परमाणु संयंत्र भारत के मानचित्र में देखेंगे तो अपन पाएंगे कि मुख्य रूप से भारत के अंदर जो परमाणु संयंत्र है वो कितने हैं। तो 6 परमाणु संयंत्र भारत के अंदर मुख्य रूप से है। मानचित्र में जल्द में बना रहा हूं तो ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से नरोरा, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर रावतभाटा, गुजरात के अंदर जैसे कि अभी नाम आया अपना काकरापार, महाराष्ट्र के अंदर जो आया मुख्य रूप से तारापुर, यह प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का है महाराष्ट्र के अंदर तारापुर। उसके बाद में कर्नाटक में आ गया अपना केगा और तमिलनाडु में आ गया अपना कलपक्कम, यह तमिलनाडु में आ गया। इस प्रकार से 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है अपने यहां पर, ठीक है ना, समझ गए। तो नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक और कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लेना। फिर पूछ लिया वापिस वही प्रश्न की भारत में अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान, ये वैसे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, कौन से देश के साथ में शीर्ष निर्यात रहा था। तो इसमें तो अपने को आर्थिक समीक्षा जिस वर्ष की क्लियर होती है आती है उसको हर वर्ष देखना पड़ेगा साथियों। हालांकि इसके अंदर जो राइट आंसर आता है वो यूएसए, यूएई और नीदरलैंड व चीन का नंबर आता है। तो मुख्य रूप से इसमें 2 नंबर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड जो है इसके साथ भारत का जो अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान जो सर्वाधिक निर्यात रहा था इन देशों के साथ में, तो 2 नंबर यूएसए, यूएई और नीदरलैंड हो जाएगा। फिर आता है दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो देखो दुग्ध में की बात आती है तो भारत प्रथम स्थान रखता है। लगातार 1998 से भारत प्रथम स्थान पर है। भारत के अंदर मुख्य रूप से कौन से राज्यों के अंदर दुग्ध का उत्पादन भारत में होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो अपन उत्तर प्रदेश और अपना राजस्थान का नाम आता है, सर्वाधिक पशुधन पालन, है ना। तो यहाँ दूध उत्पादन के अंदर ये काफी अग्रणी स्टेट भी भारत के है। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 10 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में जो आए हैं विश्व के और भारत के संदर्भ में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्लास को विस्तार से देखिए, संपूर्ण चैप्टर हम जो डाल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, लैब असिस्टेंट का सिलेबस, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में ज्योग्राफी के जो चैप्टर वो सभी डाल रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं और सर्वा क्लासेस को सपोर्ट करें। ये आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत होगी। तो फिर मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ में, विस्तार से विश्लेषण के साथ में। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू दोस्तों।